ताशफैन ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ़ था जब उसे सुबह वाले इंसान की कॉल आई। उसने बगैर टाइम ज़ाया किए कॉल पिक की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो ताशफैन अपना कोट उठाकर सेल और वॉलेट पॉकेट में डालते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद वो यूनिवर्सिटी में खड़ा था। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस गया और मलिक के बेटे हामिद के लिए पैगाम भिजवाया कि वो उससे मिलने आया है, कुछ ज़रूरी काम है, सो जल्दी आ जाए। उसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में एक खुश शक्ल सा लड़का इजाज़त लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में आया। ताशफैन को उसे देखकर झटका लगा। हामिद का चेहरा उसकी माँ से कितनी मुशाबहत रखता था। उसने सर झटकते हुए खुद को कंपोज किया और हामिद को देखते हुए उसे लेकर बाहर निकल गया। अस्सलामुअलैकुम, सॉरी बट मैंने आपको पहचाना नहीं, हामिद ने उसके साथ बाहर आते ही पहला सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम, पहचाना तो मैंने भी तुम्हें नहीं। खैर, तुम्हारे बाबा के ऑफिस जा रहा हूँ, आज बहुत कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है। अपने दिल को संभाल लो और मेरे साथ चलो। ताशफैन ग्लासेस पहनते हुए उसके साथ चल रहा था। बाबा का नाम सुनकर हामिद के चलते कदमों को ब्रेक लगी। उसे देखते हुए ताशफैन भी रुक गया। क्या मतलब है आपका? बाबा को कैसे जानते हैं आप, और क्या सामने आएगा? मैं समझा नहीं, हामिद ने रुकते हुए उससे पूछा। उसके दिमाग ने उसे कुछ गलत होने का इंदिया दिया। घबराओ मत बच्चे, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हैं और हम उनके ऑफिस जा रहे हैं। वहां जाकर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मुझसे कुछ घबराहट महसूस हो रही है तो तुम अलग से भी आ सकते हो। ताशफैन ने उसकी सवालिया नज़रों को देखते हुए कहा तो हामिद कुछ रिलैक्स हुआ। नहीं घबराऊंगा क्यों, आपके साथ ही चलता हूँ, देख लेते हैं कि क्या सामने आ रहा है। आपकी पर्सनालिटी देखते हुए लगता तो नहीं आप बाबा के ऑफिस के वर्कर हैं, फिर आप कौन हैं? हामिद वापस उसके साथ कदम से कदम मिलाए चलने लगा, साथ ही सवाल जवाब भी करने लगा। मेरा नाम ताशफैन है। तुम्हें सही लगा, मैं तुम्हारे बाबा का वर्कर नहीं हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। वो चलते हुए गाड़ी के पास पहुंच गए। ताशफैन ने उसके लिए डोर खोला और वो अंदर बैठ गया तो वो भी घूमकर अपनी साइड पर आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। ओह हाँ, मैं तो जानता हूँ आपको, आज आपसे मिलने का मौका भी मिल गया। उसका तारुफ सुनते ही हामिद खुशी से उसे बताने लगा तो ताशफैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हामिद उसके डिम्पल्स देखने लगा। आपकी तरह मेरी मामा के भी दोनों गालों में डिम्पल्स पड़ते थे। उसके डिम्पल्स देखते हुए हामिद को अपनी माँ की याद आई तो बेख्तियार उसका जिक्र करने लगा। माँ का जिक्र सुनते ही ताशफैन की मुस्कुराहट सिमटी। ताशफैन हामिद को लेकर मलिक के ऑफिस पहुंचा तो आधा खुला दरवाज़ा देखकर हामिद को खामोश रहने का कहा। खुद भी खामोश होकर खड़ा हो गया और दोनों अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगे। ताशफैन को तो मलिक से इन्हीं सब बातों का अंदाज़ा था। अलबत्ता निसा बेगम का बार बार मलिक के यहाँ जाना और हिबा को वहाँ से ले जाने का कहना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपना बदला ले चुका था। अब मलिक की ज़ुबान से निसा बेगम और अलीज़ा के बारे में की गई प्लानिंग सुनकर उसने अलीज़ा लोगों को मुल्क के बाहर निकालने के बारे में सोचा, क्योंकि जो भी था ताशफैन का उन दोनों के साथ खून का रिश्ता था और वो उन्हें उस जहन्नुम में नहीं झोंक सकता था। हामिद जैसे जैसे अपने बाप की बातें सुन रहा था उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और ज़ख्मी निगाहों से मलिक को देखते हुए बोला। अपने बेटे को सामने देखकर मलिक का रंग फक हुआ। वो गड़बड़ाकर अपनी चेयर पर से उठा और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इस सिचुएशन को संभाले। बुड़बुड़ाते हुए वो अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। हामिद की आंखों में आंसू देखकर उसे मालूम हो गया था कि वो जमील और उसके माबैन होने वाली सारी गुफ्तगू सुन चुका है। बेटा, ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तुम बैठो। वो चलता हुआ हामिद के पास आया और उसे देखते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हामिद मलिक से 2 कदम दूर होकर खड़ा हुआ। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। आपका बुड़बुड़ाना, आपके चेहरे का रंग मुझे सब कुछ बता चुका है कि बात क्या है और ये बातें आप क्यों कर रहे थे। यही वजह थी, इसीलिए मुझे ऑफिस आने से रोकते रहे आप, और मैं बेवकूफ़ समझता रहा कि मेरा बाप मुझे अभी इंजॉय करने का टाइम दे रहा है और इसीलिए वो मुझे अभी ऑफिस के झंझट में नहीं पड़ने दे रहा, और आप अपने करतूत छुपाने के लिए मुझे रोकते रहे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई मुझे, यानी अपने सगे बेटे को सारी ज़िंदगी हराम खिलाते हुए। हामिद ने अपने सीने पर उंगली रखकर जख्मी निगाहों से उसे देखते हुए कहा तो मलिक का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होकर रह गया था वो। उसका सर उठाना मुहाल हो गया था। उसने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हामिद के सामने आए, क्योंकि उसे अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा था
कि जिस दिन हामिद को ये सब मालूम हो गया उस दिन वो मलिक से बेइंतहा नफरत करने लगेगा। और आज वो दिन आ गया था। वो भूल चुका था कि उसकी रस्सी अल्लाह के हाथ में है। वो भूल चुका था कि उसकी रस्सी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने उसे ढील देकर रखी है और आज अल्लाह ने वो रस्सी खींच ली। लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके वो ऐशो इशरत से रह रहा था, तो लोगों के घर के आंगन उजाड़ते हुए उसका दिल कभी नहीं कांपा था। लाखों जवान लड़कियों को जिंदा दरगूर करके सप्लाई करके अंदर ही अंदर खोखला करके मारता था, तब भी उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं आया। मुझे आपकी शक्ल से ही घिन आ रही है। आपके इस चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है। मुझे मालूम होता तो मैं एक सेकंड आपके साथ ना रहता। आपके साथ बिताए हुए एक एक पल से मुझे हद से ज़्यादा नफरत महसूस हो रही है। और आप लोगों के घर उजाड़ कर मुझे खिला रहे थे, अपने पालतू कुत्तों को पाल रहे थे, जिनकी बेटियों को उठवाते थे उनके घर क्या गुजरती होगी। आपको कुछ अंदाज़ा है? आपकी बहन बेटी होती और उसके साथ ये सब कुछ कोई करता तो कैसा महसूस होता? अरे कैसे इंसान हैं आप? आपके दिल में ज़रा भी शर्म, गैरत, खौफे खुदा नहीं बचा। आपको क्या अंदाज़ा होगा? आपके पास दिल की जगह तो पत्थर फिट है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज वो जितना कुछ कहता वो मलिक के लिए कम था। न जाने कब से वो इन कामों में मुलव्विस था। उसकी वजह से कितने घर वीरान हुए होंगे। मलिक बिल्कुल खामोश नज़रें झुकाए खड़ा था। उसे लगा कि वो अब कभी अपने बेटे से नज़रें नहीं मिला सकेगा। ताशफैन नॉक करके ऑफिस में दाखिल हुआ तो जमील उसे देखकर मुस्कुराया। मलिक ने नज़र उठाकर आने वाले को देखा तो ताशफैन उसे देख मुस्कुराता हुआ नजर आया। अब उसे समझ आया कि कैसे हामिद आया और कैसे उसे ये सब मालूम हुआ। ये सब ताशफैन की प्लानिंग थी। ये सोचते हुए ही वो तैश में आ गया। तुम बेगैरत घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बेटे को मुझसे बदगुमान करने की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वो तैश में उसे मारने के लिए ताशफैन की तरफ लपका जब हामिद उसके सामने आ गया। ये ना होते तो मैं क्या पता आगे भी कब तक हराम खाता, और क्या पता आप कितने और घर उजाड़ने में कामयाब हो जाते। कब तक आपका घटिया और घिनौना चेहरा मुझसे छुपा रहता। सो इनको हाथ लगाने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना मैं आपकी उम्र का लिहाज भी नहीं करूँगा। खैर, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? आज के बाद वैसे भी आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं आपको आपके किए की सज़ा दिलवाऊंगा ताकि लोगों की बेटियां महफूज रहें, लोगों की इज्जत महफूज रहे आपके गंदे हाथों से। ये कहते हुए उसने मलिक को एक हाथ से पीछे की तरफ धक्का दिया और सेल निकालकर पुलिस को इत्तला देने लगा। हामिद को देखकर उसे झटका लगा। मलिक खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका अपना बेटा ही उसे अरेस्ट करवाएगा। वो सोच रहा था कि नाराज़ होगा, घर नहीं आएगा, धीरे धीरे मना लेगा वो उसे। लेकिन पुलिस को कॉल करते देखकर वो अपनी जगह स्टिल हो गया। उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो ताशफैन उसे देखकर तंजिया मुस्कुराया। मलिक ने उसे देखते ही फौरन गन निकाली। उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो ताशफैन उसे देखकर तंजिया मुस्कुराया। मलिक ने उसे देखते हुए फौरन गन निकाली और ताशफैन की तरफ उसका रुख मोड़ दिया। मैंने तुम्हें हल्का लिया, यही मुझसे गलती हो गई। तेरी इस नाम नेहाद बीवी को और उसकी बहन को उठवाकर कोठे पर बेच आता ना तो तुम्हारे होश ठिकाने आते। लेकिन अब मैं जेल जाऊंगा, मगर तुझे पहले ऊपर पहुंचाकर, ताकि कोई पछतावा ना रहे। और ये जिस गद्दार ने तेरा साथ दिया ना, पता है ये कौन है? ये तेरी बीवी का मामू है, जिसने पहले उसे मेरे आगे बेचा था, लेकिन वो साली रात के अंधेरे में हमें चूना लगाकर भाग गई। उसकी बात सुनते हुए ताशफैन ने जमील को देखा जिसका रंग फक हुआ था। उसने मलिक के खिलाफ इस्तेमाल किया था। मलिक के साथ जमील के ताल्लुकात तो वैसे भी अच्छे नहीं थे। ताशफैन ने उसे ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की तो वो भी पैसों के लालच में आकर मलिक के खिलाफ हुआ और ताशफैन को मलिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसने ही ताशफैन को बताया कि मलिक ने अपने बेटे से सब छुपा कर रखा है। ताशफैन ने पहले उसका माल पकड़वा कर उसका करोड़ों का नुकसान करवाया, फिर हामिद के सामने उसकी असलियत लाकर अपने ही बेटे के साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ताशफैन उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। जमील को अब डर था कि कहीं वो उसके खिलाफ ना हो जाए। ताशफैन को मुतवज्जो ना पाकर मलिक ने मौका देखकर गोली चला दी। हामिद अपने बाप को देख रहा था जो ताशफैन को धमका रहा था। मलिक को देखकर उसके चेहरे पर दुख के तासुरात नमूदार हुए। अभी भी उसे अपने गुनाहों की कोई शर्मिंदगी नहीं थी और वो अपने ही बेटे के सामने उसकी बीवी और बहन को बेचने की बात कर रहा था।
उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया, हामिद लपक कर ताशफैन के आगे आ गया और गोली उसके सीने के आर पार हो गई। वो कराहते हुए नीचे गिर पड़ा तो ताशफैन के चेहरे का रंग फक हुआ। वो फौरन घुटनों के बल बैठ गया और हामिद का सर उठाकर गोद में रखा। अपने बेटे को खून में लथपथ देखकर मलिक के हाथों से गन छूट गई। हामिद, मेरे बच्चे, क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने अपने ही हाथों से तुझे मार डाला। हामिद के पास बैठकर उसके सीने पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश करने लगा। जब हामिद ने कराहते हुए मलिक का हाथ हटाया और उसका वजूद बेजान हो गया। ताशफैन ने नफरत भरी नज़र मलिक पर डाली और उसे धक्का देकर हामिद से दूर हो गया। एम्बुलेंस, समबडी कॉल द एम्बुलेंस। हामिद को उठाते हुए वो धाड़ा तो ऑफिस के वर्कर भागते हुए मलिक के ऑफिस में आए। इसी दौरान पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आने लगी तो जमील वहाँ से भागने लगा, जबकि मलिक तो हामिद को देखकर खामोश हो गया था। उसके वजूद में कोई जुम्बिश ही नहीं हो रही थी। उसने वीरान आंखों से ताशफैन को हामिद को ले जाते हुए देखा। थोड़ी ही देर में हर तरफ पुलिस फैल गई। पुलिस ऑफिसर्स पूरे ऑफिस में इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ भागते हुए बेसमेंट में गए और वहां से लड़कियों को बाजियाब करवाया जिन्हें मलिक 1-2 दिन में आगे बेचने वाला था। जमील को भागते हुए देखकर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मलिक समेत सब ऑफिस वर्कर्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज हमजा को ऑफिस से छुट्टी थी तो वह अभी सोकर नहीं उठा था। बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली। थोड़ी देर वो ऐसे ही लेटा छत की तरफ देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि इस वक्त बाहर कौन हो सकता है। फिर साइड टेबल से सेल उठाते हुए टाइम देखा, शायद काम वाली आई होगी। खुद से कहते हुए वो वापस करवट बदल कर लेट गया। फिर उसे नींद नहीं आई तो उठ गया। पाँव में चप्पल उड़सते हुए वो बाहर आया तो निम्रा सफाई कर रही थी। आज छुट्टी थी तो लेट आ जाती, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता। खैर, सफाई के बाद मेरी शर्ट्स भी देख लेना, धो देना, काफ़ी सारी जमा हो चुकी हैं। निम्रा को सफाई करते देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसने हमजा की बात सुनकर गर्दन को हाँ में जुम्बिश दी तो वो भी किचन की जानिब बढ़ गया। उसने चूल्हा जलाया और अपने लिए चाय का पानी रखा। पानी बॉयल होने के लिए रखकर वो अपना सेल लेने वापस रूम में चला गया। निम्रा उसकी शर्ट्स लिए उसके रूम से बाहर आ रही थी। निम्रा, स्टोर रूम में वॉशिंग मशीन है, मैं निकाल कर दूंगा तो उसी में धोना, जल्दी धुल जाएंगे। उसके हाथ में अपनी शर्ट्स देखते हुए हमजा ने कहा, ठीक है साहब जी। निम्रा उसकी शर्ट्स अपने हाथ में पकड़े खड़ी होकर उसकी बात सुनने लगी। वॉशिंग मशीन का सुनकर उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया, बस ठीक है कहकर बाहर निकल गई। हमजा ने पहले उसे वॉशिंग मशीन निकाल कर दी तो निम्रा उसके पास खड़ी होकर हैरानी से मशीन को देखने लगी। इस छोटी अलमारी में कपड़े धोते हैं साहब जी? निम्रा ने मशीन को देखते हुए हैरान होकर पूछा तो हमजा का बेसाख्ता कह कहा निकला, ये छोटी अलमारी नहीं, वॉशिंग मशीन है, इसमें कपड़े धोते हैं, तुम्हें धोने नहीं आते क्या? हंसी रोकने की वजह से उसका मुंह सुर्ख हो चुका था। नहीं, मैंने नहीं धोए कभी इसमें। ये जादुई मशीन है क्या? इसमें किसी इंसान को डाल दें तो वो उसको भी धो देती है? उसने मासूम सा चेहरा बनाकर सवालिया नज़रों से मशीन को देखते हुए हमजा से पूछा। नहीं, ये इंसानों को नहीं धोती पागल, ये ना हो किसी इंसान धोने के लिए इसमें डाल दो। तुम्हें नहीं धोने आते तो कोई बात नहीं, तुम बाकी काम कर लो जाकर, मैं कपड़े लॉन्ड्री में दे दूंगा। हमजा ने उसके हाथ में अपनी शर्ट्स देखते हुए वो शर्ट्स लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं साहब जी, मैं धो लूँगी, कोई बात नहीं, मशीन में नहीं धो सकती तो हाथ से धो लूँगी। ये कहते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई तो हमजा ने छोटी अलमारी को देखते हुए कह कहा लगाया और फिर उसे याद आया उसने चाय के लिए पानी रखा था। अपने सर पर हाथ मारते हुए वापस किचन की तरफ बढ़ गया। ये क्या हुआ आपको फैन जी? आप ठीक तो हैं ना? ये कैसे निकला इतना खून? ताशफैन घर आया तो वो उसकी वाइट शर्ट खून से भरी हुई थी। वो चेंज करने के इरादे से रूम की जानिब जा रहा था जब किचन से आते हुए हिबा की नज़र उस पर पड़ गई और उसके हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई। ताशफैन की खून आलूद शर्ट देखते हुए उसका रंग फक हुआ और वो हवास बागता हुई और उसके पास आई। कुछ नहीं हुआ हिबा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये मेरा खून नहीं निकला। ताशफैन ने पीछे मुड़ते हुए हिबा को बताया। उसने ताशफैन का बाजू पकड़ रखा था। उसकी पकड़ में भी ताशफैन को वाज़े तौर पर लर्जिश महसूस हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि हिबा इतना क्यों घबरा रही है। ये खून नहीं है तो क्या है? कहाँ लगी आपको? एक्सीडेंट हुआ है क्या? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं आप? लगातार बोलते उसे अपना सर भारी होता महसूस होने लगा। उसके वजूद में सनसनीखेज लहर दौड़ गई। उसने अपने सर की बैक साइड पर हाथ रखते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले पल ही वो ताशफैन की बाहों में झूल गई। क्या हुआ हिबा? आंखें खोलो। ताशफैन ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो जल्दी से दोनों बाजुओं से थामा, लेकिन वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी।
ताशफैन ने उसके गाल थपकते हुए उसे आंखें खोलने का कहा। उसकी आवाज़ सुनकर रिदा भी बाहर आ गई और ताशफैन को हिबा को पकड़े हुए देखकर पूछने लगी, भाई क्या हुआ हिबा को, और ये क्या हुआ आपको, आपकी शर्ट खून से क्यों आलूद है। उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखकर रिदा के चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात नमूदार हुए। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस वो एक दोस्त को गोली लगी थी तो उसे हॉस्पिटल ले गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो एक दोस्त को गोली लगी थी, उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, इस वजह से ब्लड लग गया। हिबा को यही बताने की कोशिश कर रहा था तो वो बगैर सुने ही बेहोश हो गई। पता नहीं क्यों इतना घबरा गई। तुम एक काम करो, हाथ पैर सहलाओ इसके, मैं 1 मिनट में शर्ट चेंज करके आता हूँ। ताशफैन ने हिबा को उठाकर सोफे पर लेटाते हुए कहा। वो हिबा को वहाँ छोड़कर खुद ऊपर की जानिब बढ़ा तो रिदा हिबा के गाल थपकने लगी। उसने हिबा के चेहरे पर थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन हिबा हवासों में नहीं लौटी और ना ही उसके वजूद में कोई जुम्बिश हुई। रिदा लगातार उसे पुकार भी रही थी, लेकिन वो होश में होती तो कोई जवाब देती। 1 मिनट बाद ताशफैन उसे वापस आता दिखाई दिया। तुम घर पर ही रहो, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें बुला लूँगा। ओके, अपना ख्याल रखना। नहीं तुम ऐसा करो, हमजा के फ्लैट पर चली जाओ, आज वो घर पर ही है। रिदा को कहते हुए उसने हिबा को बाजुओं में उठाया और बाहर की जानिब भागा। अमजद गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। बाहर आते हुए उसने गाड़ी के पास खड़े होकर अमजद को कहा। उसने ताशफैन को देखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। ताशफैन ने हिबा को बैक सीट पर लिटाया और हिबा का सर अपनी गोद में रखते हुए उसके साथ बैठ गया। अमजद ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और जन से गाड़ी लेकर निकल गया। जल्दी चलाओ गाड़ी अमजद, जल्दी चलाओ। वो लगातार हिबा के हाथ सहला रहा था और आगे देखते हुए अमजद को कहा तो उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आंखें तो खोलो यार, ऐसा भी क्या हो गया कि इतना शौक लग गया तुम्हें। ठीक ठाक तो खड़ा था तुम्हारे सामने। उसके बेजान वजूद को थामे वो उससे लगातार बातें कर रहा था। 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में रोकी तो ताशफैन ने शुक्र का कलमा पढ़ा। गेट खोलते हुए हिबा को उठाकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। हिबा को लिए वो जल्दी से अंदर बढ़ा और डायरेक्ट इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर ने उसे बाहर रुकने का कहा और खुद अंदर हिबा को चेकअप करने के लिए ले गई। वो लगातार इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे एक पल के लिए सुकून नहीं मिल रहा था। डॉक्टर को अंदर गए 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, उसे ये वक्त भी घंटों से ज़्यादा लग रहा था। अभी तो वो हॉस्पिटल से घर गया था जब डॉक्टर ने उसे खुशी की नवीद सुनाई थी कि हामिद की ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है और वो कुछ वक्त के बाद होश में आ जाएगा। ताशफैन खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। उसकी वजह से हामिद को गोली लगी, क्योंकि हामिद को वो खुद वहाँ लेकर गया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद वो कभी खुद को माफ़ ना कर सकता, लेकिन उसकी ज़िंदगी अभी थी। अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी, वो ठीक था, जिंदा था। वो अपने ख्यालों में गुम इधर उधर घूम रहा था जब डॉक्टर इमरजेंसी से वापस बाहर आई। ताशफैन जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ है मेरी वाइफ को, वो ठीक तो है ना, ऐसे अचानक क्यों बेहोश? उसने डॉक्टर को बंद दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखकर एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। शी इज़ फाइन मिस्टर ताशफैन, डोंट वरी, मेरे कैबिन में आ जाएं। ताशफैन को कहते हुए वो वापस अपने कैबिन की जानिब बढ़ गई तो ताशफैन एक नज़र बंद दरवाजे को देखते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। बैठ जाए मिस्टर ताशफैन, आपकी वाइफ ठीक है, उन्हें होश आ गया है। प्रेगनेंसी की हालत में ऐसा हो जाता है अक्सर, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। वो डॉक्टर के कैबिन में गया तो उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे से परेशानी आया हो रही थी। डॉक्टर ने उसे बैठने का कहते हुए प्रोफेशनल लहजे में उसे गुड न्यूज़ सुनाई तो ताशफैन उसके चेहरे को हैरान होकर देखने लगा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। जी क्या कहा आपने, किस हालत में? ताशफैन ने कंफर्म करने के लिए उससे दोबारा पूछा। आया कि जो उसने सुना वो सही सुना कि गलत? प्रेगनेंसी की हालत में हो जाता है ऐसा। उनकी प्रेगनेंसी को दूसरा मंथ चल रहा है, लेकिन आपको अब उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो बहुत कमज़ोर हैं, मैंने प्लास्टर भी उतार दिया है। एक बार आप उनके बाजू का मुआयना भी ज़रूर करवा लीजिए और आपको उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखना होगा। मैं कुछ टैबलेट्स लिख कर दे रही हूँ, सुबह शाम उन्हें दूध के साथ दीजिएगा। ड्रिप लगाई है, वो ख़त्म हो जाए तो आप उन्हें ले जा सकते हैं घर। डॉक्टर ने टैबलेट्स लिखकर चिट उसके हाथ की तरफ बढ़ाते हुए हिदायत दी और साथ में हिबा को ले जाने का भी कह दिया। ताशफैन का खुशी से बुरा हाल था, उसे खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। उसने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया और डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल गया। वो वार्ड में गया तो हिबा उसे बेड पर लेटी हुई नजर आई।
ताशफैन को देखते हुए उसे उसकी खून आलूद शर्ट याद आई तो उसके चेहरे के तासुरात बदले। फैन जी आप ठीक हैं? क्या हुआ था आपको? आपकी शर्ट पर इतना खून था। उसे देखते हुए हिबा उठकर बैठ गई और उसकी साफ शर्ट को देखते हुए पूछने लगी, मैं ठीक हूँ, वो मेरा ब्लड नहीं था, मेरे दोस्त को गोली लगी थी, उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तो उसका ब्लड लग गया, तुम क्यों इतना घबरा गई थी? ताशफैन चलता हुआ उसके पास आया और ड्रिप चेक करने लगा जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर हिबा ने सुकून का सांस लिया और अपने राइट हैंड को देखने लगी जो प्लास्टर से आज़ाद हो चुका था। हिबा थैंक यू सो मच, तुम्हें मालूम है आज मैं इंतहा से ज़्यादा खुश हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी और सुकून महसूस कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी और सुकून महसूस कर रहा हूँ। नर्स ने आकर हिबा का हाथ ड्रिप से आज़ाद किया तो ताशफैन ने उसके हाथ की पुष्ट को सहलाते हुए कहा जो सुई की चुभन से सुर्ख हो चुका था, क्यों फैन जी आप इतने खुश क्यों हैं? हिबा ने बेड से उठते हुए हैरानी से ताशफैन को देखते हुए पूछा तो ताशफैन उसे सहारा देते हुए बाहर जाने लगा। चलो ना घर चलकर बताऊंगा कि मैं क्यों खुश हूँ। आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। घर घर क्यों? आप कह रहे थे कि हमजा भाई के घर चलेंगे, उन्हें रिदा की रुखसती के बारे में भी बताएंगे। वो ताशफैन की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगी। तो ठीक है चलते हैं ना, वहीं उसे भी गुड न्यूज़ सुनाएंगे। वो चलते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। ताशफैन ने उसे गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी जानिब आकर ड्राइविंग सीट संभाली। साहब जी सारा काम हो गया, शर्टें भी धो ली हैं, मैं अब जाऊं? निम्रा जो सुबह से उसके फ्लैट में काम कर रही थी अभी इजी होकर उससे पूछने लगी। रोज़ाना वो ऑफिस जाता था तो वो सिर्फ सफाई करके चली जाती थी, लेकिन आज हमजा को छुट्टी थी इसलिए वो उसके लिए नए नए काम खोल रहा था। कभी शर्ट्स धोना, कभी उसके रूम की सफाई, कभी उसके वार्डरोब को सेट करना। वो खुद मज़े से लेटकर रिदा से चैटिंग में बिजी था। जब निम्रा ने सब काम ख़त्म करके उससे इजाज़त मांगी, वो निम्रा को देखते हुए उठ बैठा और अपना वॉलेट लेने रूम में चला आया। अभी वो रूम में एंटर हुआ था तो उसका सेल ब्लिंक करने लगा। रिदा बेबी कॉलिंग देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमजा ने उसकी कॉल पिक करके सेल कान से लगाया और जाकर आराम से बेड पर दराज हो गया। आह, रिदा बेबी को मेरी आवाज़ सुनने का इतना मन कर रहा था तो बता देती ना, मैं खुद वहाँ पर आ जाता, दीदार भी कर लेती। उसने कॉल पिक करते ही शौकी से उसे छेड़ा। आह, लोगों की खुशफहमियाँ। वैसे मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि भाई आज आपकी तरफ आने वाले हैं। उन्होंने कॉल की थी और कह रहे थे कि हिबा ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। वो लोग आपकी तरफ ही डिनर करेंगे। रिदा ने उसी के अंदाज में कहते हुए ताशफैन के आने की इत्तला दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो भी आ रही है। ताशफैन ने उसे कहा था कि वो हिबा को हॉस्पिटल से ही लेकर उधर आ रहा है तो वो भी हमजा के फ्लैट पर आ जाए। वाह जी, आज सूरज कहाँ से निकला है जो साले साहब भाभी के साथ मेरे घर टपकने वाले हैं। खैरियत तो है ना? ताशफैन कमोबेश उसके फ्लैट पर जाता था, आज वो हिबा को भी साथ लेकर आ रहा था। उसका हैरान होना तो बनता ही था। हाँ खैरियत है, अगर आप कहें तो मैं भाई को मना कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर रिदा बुरा सा मुंह बनाने लगी। रिदा बेबी मुझे जानती हो ना, मना कर दूंगी। उसने सेल को घूरते हुए रिदा की नकल उतारी जैसे वो उसे देख रही हो। हाँ ना, जानती हूँ, बंदर हैं आप, मोटे काले बंदर। रिदा ने उसे बदला लेते हुए बगैर हमजा की एक भी सुने कॉल ड्रॉप कर दी, जबकि दूसरी तरफ हमजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने लिए ऐसे हल्का बात सुनकर मैं तुम्हें मोटा काला बंदर नजर आता हूँ? रिदा बेबी एक बार आओ मेरे हाथ, तुमसे अच्छी तरह बदला लूंगा। खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो उठा और बाहर जाने लगा। निम्रा, आज मेरे घर पर मेरा दोस्त और उसकी वाइफ आ रहे हैं, तुम अगर शाम तक रुक जाओ तो डिनर वगैरह की तैयारी करके चली जाना। खाना तो बनाना आता ही होगा ना तुम्हें? नहीं तो अगर तुम्हें कुछ मसला हो तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगा। वो काफ़ी देर से बाहर खड़ी हमजा का वेट कर रही थी कि वो आकर उसे जाने की इजाज़त दे, लेकिन वो कमरे में जाकर भूल ही चुका था। अभी आकर वो उसे रात तक रुकने का कहने लगा। हाँ मैं बना लेती हूँ खाना, रुक जाऊँगी। उसने सर को हाँ में जुम्बिश देते हुए कहा तो हमजा उसे लिए किचन में चला गया और उसे समझाने लगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ताशफैन लोग 5 मिनट पहले ही हमजा के फ्लैट पर पहुंचे थे। वो तीनों लाउंज में बैठे गपशप कर रहे थे जब डोर बेल बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? हमजा हैरानी से कहते हुए उठा और दरवाज़ा खोलने के इरादे से बाहर की जानिब बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रिदा खड़ी मुस्कुरा रही थी। स्काई ब्लू लॉन्ग शर्ट के साथ उसने वाइट ट्राउज़र पहन रखा था, बाल उसने खुले छोड़े थे और वाइट दुपट्टा गले में डाला हुआ था। उसे देखते हुए हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने फ़ौरन छुपा ली। कौन है आप और किससे मिलना है? उसने दरवाजे से टेक लगाकर खड़े होते हुए कहा और फुर्सत से उसे देखते हुए अनजान बनकर तंग करने लगा।
मैं मिसेज हमजा हूँ, उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ। क्या वो घर पर नहीं है? वैसे आप बंदर के हमशक्ल कौन हैं? रिदा ने उसी के अंदाज में जवाब देते हुए अपना बदला पूरा किया। मैं तुम्हें कहाँ से बंदर दिखाई दे रहा हूँ? जालिम लड़की, इतने हैंडसम खूबसूरत हस्बैंड को बंदर बोल रही हो? गुनाह मिलेगा तुम्हें। जल्दी से तौबा कर लो और अंदर आ जाओ। बाहर खड़े खड़े रहकर सारा मेकअप उतर जाएगा जो घंटा लगाकर तुमने किया है। फिर मैं डर गया तो? उसने रिदा को अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा तो उसे घूरते हुए अंदर आ गई। वो चलती हुई लाउंज में आई तो ताशफैन और हिबा को बैठा देखकर उनके पास चली गई और हिबा के पास जाकर बैठ गई। हमजा भी उसके पीछे पीछे आया और अलग सोफे पर विराजमान हो गया। इतनी देर लगती है दरवाज़ा खोलने में हमजा? ताशफैन ने उसे वापस देर बाद आने पर टोकते हुए पूछा। भाई, ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। कह रहे थे कि आप कौन हैं, किससे मिलना है, मुझे वापस भेजना चाह रहे थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती अंदर घुस गई और भागकर आपके पास आ गई। रिदा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए ताशफैन से हमजा की शिकायत लगाई। और तुम जो कह रही थी कि बंदर मोटे काले, अपनी बात भी तो बताओ ना। बड़ी आई शिकायत लगाने वाली। मैं नहीं डरता तुम्हारे इस खड़ूस भाई से। उसने रिदा से हिसाब बराबर करते हुए ताशफैन को भी लपेट में ले लिया। हिबा ने हमजा की बातें सुनकर हैरत से रिदा की जानिब देखा कि वो अपने हस्बैंड को मोटा काला बोल रही थी। वो कहाँ से मोटा या काला है? कोई बात नहीं मेरा बच्चा, हम इस बंदर को रुखसती का बताने आए थे, लेकिन ये तो तुम्हें अंदर ही नहीं आने दे रहा था ना। अब 1-2 साल बाद ही रुखसती करेंगे, जब ये तुम्हारे भाई से डर जाएगा। ओके? ताशफैन रिदा को कहते हुए कनखियों से हमजा के बदलते तासुरात देखने लगा। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस रिदा को ऐसे ही तंग कर रहा था। और रही बात डरने की, तो यार मैं तो बचपन से तुमसे डरता हूँ, लेकिन देखो ये कहना अच्छा नहीं लगता ना। तुम ऐसे अपनी बहन को एक डरपोक इंसान के साथ थोड़ी ना रुखसत करोगे। वो हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए कहने लगा तो ताशफैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।